टॉपिक का नाम है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। यहाँ पर से थोड़ा 3D इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, तो इसको थोड़ा समझो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले ही बोल दिए कि सॉलिड स्टेट में दो टाइप का सॉलिड की बात किए थे। कौन कौन टाइप था? एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें डिफरेंस करवाए थे। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड यानी कि कोवेलेंट सॉलिड, उसका टाइप पढ़े थे। अब इस चैप्टर में पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही स्टडी करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या पढ़े थे कि उसका रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है, दिखाई था पहला पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। तो देखो, जैसे मान लो कि ये इसका कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक 2D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और ये पूरा एक क्रिस्टल, इसको बोलते हैं क्रिस्टल, ये पूरा क्रिस्टल, पूरे चीज को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, क्रिस्टल लैटिस। इसको ऐसे तुम याद रखना, जैसे ये दीवार है ना, ये दीवार, पूरे दीवार को तुम थोड़ा देर के लिए मान सकते हो क्रिस्टल लैटिस है। उसमें दीवार में एक एक ईंट लगा हुआ है, उस ईंट को इस तरह तुम फर्श कर सकते हो कि एक ईंट, दूसरा ईंट, तीसरा ईंट, चौथा ईंट, ऐसा करके इस छोटे से ब्लॉक को, छोटा सा यूनिट देख रहे हो, देख रहे हो ये छोटा सा ब्लॉक, कि ये ब्लॉक बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट हो रहा है तब ना। जैसे बहुत सारा ईंट लगा हुआ है, बहुत सारा ईंट मिल करके पूरा दीवार ने बनाया है। ईंट तो सबसे छोटी यूनिट होगी दीवार को बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? यूनिट सेल किसी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट होती है, सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में कोई सॉलिड है तो उसका क्रिस्टल होगा, मतलब वो एक रेगुलर अरेंजमेंट, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होंगे, तो वो एक पूरा सिस्टम बनाएगा, एक ढांचा बनाएगा, उसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में एक स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जो बार बार रिपीट करेगा, ओके, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। तो ये छोटा सा जब पोर्शन देख रहे हो, इसको बोलोगे यूनिट सेल, इसको बोलोगे यूनिट सेल, ये दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, बार बार ये यूनिट सेल क्या करेगा, रिपीट होगा, और रिपीट होकर पूरा क्रिस्टल लैटिस बना देगा। अब खास बात क्या है, अगर हम चाहते हैं कि पूरे क्रिस्टल लैटिस को मेजर करें, इस पूरे क्रिस्टल, कोई सॉलिड है, उस सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस होगा, पहली बात तो याद रखना, इस क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। और क्रिस्टल लैटिस का हर कॉर्नर पॉइंट, देखो कॉर्नर पॉइंट, देख लो कॉर्नर पॉइंट है ना, अरे क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट का नाम रख दिया यूनिट सेल। यही बार बार रिपीट करेगा तो पूरा क्रिस्टल लैटिस बनेगा, इधर भी रिपीट कर रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इसका जो कॉर्नर पॉइंट है उसके ऊपर उसको गोल गोल जो दिखा रहे हो, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ये लैटिस पॉइंट है। क्रिस्टल लैटिस का क्या है? ये लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है। जल्दी बोलो क्या है ये? लैटिस पॉइंट। मैंने इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, इसको क्या बोलेंगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बोले, जल्दी बोलो, लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, लैटिस पॉइंट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लैटिस पॉइंट को दिखाने का क्या मकसद है, क्यों दिखा रहे हैं उसको? लैटिस पॉइंट क्रिस्टल लैटिस के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। बोले थे ना कि चैप्टर में बात याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहां भी चर्चा होगा क्या होगा, या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल, या तो आयन, ठीक है। तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, और क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट बार बार रिपीट होता है, जिसको यूनिट सेल कहते हैं, तो पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, ठीक है। और हर एक कॉर्नर पॉइंट पर एक लैटिस पॉइंट होता है, उस लैटिस पॉइंट पे कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे एटम या मॉलिक्यूल या आयन। तो याद रखना कि ईच लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये पूरे चीज को बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, छोटे से पार्ट को बोलेंगे यूनिट सेल, और उस कॉर्नर पर जो पॉइंट दिखाया उस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट, 3D में दिखाता है उसको बोलते हैं लैटिस। लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, ठीक है, समझ में आ गया भाई? लिखा हो पहले यहाँ सब जो पहले क्या है ये, अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। माने कि देखो का देखो, लैटिस पॉइंट को 3D में अरेंज कर दो ऐसे, तो 3D का मतलब समझे कि लंबाई में भी अरेंज कर रहे हो, माने कि लंबाई में भी एटम को अरेंज कर रहे हो, एटम 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 ऐसे, ओके, और चौड़ाई में भी एटम को ऐड करो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और गहराई में भी ऐसे कर रहे हो, 3D में, ओके। किसमें बताओ? 3D में। किसमें बताओ? 3D में। ये हमारे पास एक डाई है, ओके। क्या हो रहा है, इसका एक छोटा सा यूनिट सेल देख लो, ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है, पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है। एक छोटा पार्ट जो है उसका एक छोटा सा क्यूब है, ये ना छोटा सा क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 3D में हो रहा है। देखो लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी है, और गहराई में भी है,
3D में, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस है, समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्रिस्टल लैटिस है। और क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक एक छोटी छोटी यूनिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो वो हो गया यूनिट सेल। इसके कॉर्नर पे कोई ना कोई एटम रखा जाएगा, ओके, जो उस लैटिस पॉइंट का लगेगा, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, ओके, कहीं भी हो सकता है लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमेशा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो ये क्रिस्टल लैटिस लिखो। और रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। Each lattice point in a crystal lattice represent a constituent particle, atom, molecule और ion। तो ये क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो पहली बात तो याद ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल का बना होता है, वो क्रिस्टल लैटिस उसका पूरा ढांचा है, और वो ढांचा के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो पार्ट होगा, जो बार बार रिपीट करेगा, जो पूरा को बनाएगा, उसको बोलेंगे यूनिट सेल, ठीक है, और अरेंजमेंट को बोलेंगे वो क्रिस्टल लैटिस, ओके, वह लिखा हुआ है। यूनिट सेल क्या होता है, डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का सबसे छोटा लैटिस, विच फॉर्म्स द होल क्रिस्टल लैटिस आफ्टर रिपीटेशन, माने कि क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा यूनिट जो बार बार रिपीट होगा और रिपीट होकर के पूरे क्रिस्टल लैटिस को बनाएगा, उसको बोलते हैं यूनिट सेल, यही बोल सकते हो, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। अभी यूनिट सेल आप सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तुमको मैं बोलूं मुझे पूरे क्रिस्टल को स्टडी करना है, इस पूरे क्रिस्टल को स्टडी करना है, पूरे क्रिस्टल को स्टडी करना है, मतलब कि दीवार एक तरह का, ठीक है, इस दीवार में मतलब यहाँ से लेकर वहां तक एक अपना क्लासरूम लंबा है, इस दीवार की लंबाई निकालना है, लंबाई मापना है, क्या मापना है, लंबाई मापना है, कितने तरीके लंबाई मापने है, स्केल लो, इंची टेप होगा, इंची टेप लो, यहाँ से लो, रखो, यहाँ से वहां तक जाकर नाप लो, नहीं समझे ऐसे भी, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम वहां जाए बगैर हम नापना चाहते हैं, हमको नहीं चलेगा, हम नहीं जाएंगे वहां, लंबाई नहीं माप, उतना हमको लंबाई मापना है पूरा दीवार का सही सही, बट हम चाहते हैं कि हम बैठे बैठे माप लें यहाँ पे, बस हम तुमको एक इन्फॉर्मेशन देंगे, मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता है, एक जानकारी पता है कि इसमें यहाँ से वहां तक 20 ईंट लगा हुआ है, लंबाई में कितना ईंट लगा हुआ है, 20 ईंट लगा हुआ है, ठीक है, और एक ईंट की लंबाई 2 फीट है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कितनी फीट है, 2 फीट है, 2 फीट छोड़ो ना, फीट में ज्यादा बोल दिया, मैंने बोल दिया सेंटीमीटर बोलता हूँ कि 10 सेंटीमीटर है, करना है, एक ईंट की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और हमको एक ईंट की लंबाई पता है, यानी कि यूनिट सेल का लंबाई पता है, और हमको पता है कि यहाँ से लेकर मैंने बोला कि 20 ईंट लगा हुआ है, जब एक ईंट का लंबाई पता है तो हमको वहां जाने की जरूरत है, ये तो पता ही है कि 20 ईंट है इसके अंदर, तो 20 को 10 से गुना कर दे, 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर, खत्म। क्या बोलने समझ रहा है बात, यानी कि अगर हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना है तो क्रिस्टल लैटिस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल लैटिस का बना होता है, क्रिस्टल का बना होता है, ठीक है, और क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करना है अगर, तो यूनिट सेल को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सेल का अगर एक का लेंथ अगर हमको पता है तो सारा का लेंथ निकल जाएगा, क्योंकि हमको एटम की संख्या पता है, समझ रहे हो, तो सबसे छोटी यूनिट कौन है उसकी, क्रिस्टल लैटिस, सॉरी यूनिट सेल, और यूनिट सेल को स्टडी कर लोगे, चलिए बोलो, यूनिट सेल को स्टडी कर लोगे तो पूरा क्रिस्टल लैटिस स्टडी हो जाएगा, अब क्रिस्टल लैटिस स्टडी हो गया तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी हो गया, बात समझ आ गया, तो बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड किसका बना होता है, बोलोगे सर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक स्ट्रक्चर होता है, एक 3D में एक अरेंजमेंट होता है एटम का या मॉलिक्यूल का या आयंस का, उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस में एक छोटी सी सबसे छोटी पार्ट होती है जो बार बार रिपीट करती है, उस छोटे से पार्ट को बोलते हैं यूनिट सेल, और यूनिट सेल का अगर हमको पैरामीटर पता चल जाए, उसका लेंथ पता चल जाए, विड्थ पता चल जाए, उसका एज पता चल जाए या उसका एंगल पता चल जाए, तो हम सारे यूनिट सेल को, पूरे क्रिस्टल लैटिस को स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग अब किसके बारे में ज्यादातर स्टडी करेंगे, यूनिट सेल के बारे में, किसके बारे में स्टडी करेंगे, अगर मुझे इसका लेंथ पता है एक्स, कितना पता था बताओ, एक यूनिट सेल का लेंथ एक्स पता है, तो पूरे क्रिस्टल लैटिस का लेंथ कितना होगा बताओ, बोलो कितना होगा, अरे क्या है देखो ना, 1 2 3 4, तो एक्स इसका टोटल लेंथ कितना हो जाए जल्दी बताओ, बोलो 4x, नहीं, अरे एक यूनिट सेल का लेंथ x है तो पूरे लेंथ कितना होगा, पूरे 4 को एक लाइन लगा हुआ है, 4x, तो क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करना है तो यूनिट सेल को स्टडी करना पड़ेगा, और यूनिट सेल का लेंथ पता है तो क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल पता चल जाएगा, इसलिए हम लोग अब यूनिट सेल को स्टडी करेंगे, किसको स्टडी करेंगे, और हम लोग 3D में बात करने वाले, 3D में किसी यूनिट सेल को स्टडी करना है, ओके, ये एक यूनिट सेल है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुमको, ये क्रिस्टल लैटिस है, उसका एक छोटा सा ये पार्ट है ना, ये भी तो क्यूब है, पूरा क्रिस्टल लैटिस भी खुद क्यूब है, और ये यूनिट सेल भी इसका क्या है, क्यूब है, ठीक है, तो यूनिट सेल को स्टडी कर रहे हैं ना, तो 3D में यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एंगल की एक साइड की, क्या बोला, एंगल भी 3 टाइप का होता है, कितने टाइप का, 2 लिखा हुआ, डिस्टेंस भी 3 टाइप का होता है, ओके, मैंने साइड बोलो भुजा, तो 3 इंटर एक्सियल डिस्टेंसेस या एज लेंथ बोलते हैं उसको,
जैसे इसके लिए देखो, इसको मान लो थोड़ा यूनिट सेल, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई। 3D में किसी यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए 3 डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है और 3 एंगल की जरूरत पड़ती है। सर 3 एंगल कौन है बताता हूँ। एक एंगल तो हो गया ए और बी के बीच में, मैंने ए को बोलते, लंबाई को मैं ए लूंगा, लंबाई को क्या लूंगा, चौड़ाई को बी लूंगा और ऊंचाई को सी लूंगा, ठीक है। तो एक एंगल तो बन रहा है यहाँ पर जो कि 90 है, यहाँ पे इस इत्तेफाक से इस केस में 90 है, तो ए और बी के बीच का एंगल लेंगे, उसको बोलेंगे अल्फा, यानी नाम अल्फा नहीं देंगे, बताता हूँ क्या है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, सुनो। ए कितने साइड की जरूरत है बताओ, कितने साइड की जरूरत है, 3, हाँ। तो एक 3 साइड ए बी सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और 3 एंगल की जरूरत होती है, अल्फा बीटा गामा। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल लेते हैं गामा, माने ए और बी के सामने अल्फा बीटा ना, उसको छोड़ दो गामा। बी और सी के बीच में एंगल लेते हैं अल्फा, और ए और सी के बीच में एंगल लेते हैं बीटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। 3D में एक यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए 3 डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है और 3 एंगल की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं 6 पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इसको, 6 पैरामीटर। अगर एग्जाम में पूछे बताओ कि यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, तो क्या बोलोगे, 6 पैरामीटर। तो लिखा हुआ देयर आर 6 पैरामीटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट सेल इन 3D। 3D में 3 चाहिए, 6 पैरामीटर चाहिए 3D में एक यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए। 3 इंटर एक्सियल डिस्टेंसेस, इसको बोलते हैं एक्सिस के डिस्टेंस, इसलिए इसका नाम है 3 एंड इंटर एक्सियल डिस्टेंसेस। इसी को बोलते हैं एज लेंथ, ABC। क्या बोलते हैं बोलो, ABC। और 3 इंटर एक्सियल एंगल्स, जिसको एज एंगल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एज लेंथ्स बोलते हैं, इसको एज एंगल्स बोलते हैं। ये तुम्हारा क्यूबिक यूनिट सेल है, मैंने एक एग्जांपल दिया। यूनिट सेल खाली क्यूबिक होता है ऐसा कोई जरूरी, पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट कॉमन है, इसलिए हम लोग इसी का एग्जांपल ले रहे हैं। इसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको, बोलो चलिए बोलो, क्यूबिक यूनिट सेल। आगे लिख लेंगे, पहले क्या चीज यहाँ पर क्या बताता हूँ, बताओ पहले बताओ अल्फा क्या है, पहले बताओ अल्फा क्या है। एंगल बिटवीन, खुद से बोलो, एंगल अल्फा नहीं है ना, एक के सामने अल्फा था तो एक को हटा दो, बी एंड सी, बी और सी के बीच में एंगल क्या लेंगे, अल्फा। याद करने का ट्रिक देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ठीक है। ए बी सी एज लेंथ है और अल्फा बीटा गामा एज एंगल्स है। इंटर एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंटर एक्सियल एंगल्स। समझ में आ गया, ये साइड है और ये एंगल है, समझ में आ गया। 3 साइड 3 एंगल, 3 साइड। तो अल्फा जो एंगल है अल्फा, वो अल्फा जो है बी और सी के बीच का है, मैंने एक अल्फा के सामने ए छोड़ देना, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है। अब बीटा जो है, बीटा 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 के सामने बी है ना, बी को छोड़ दो, बीटा ए और सी के बीच का एंगल है। गामा के सामने सी, सी को छोड़ दो, गामा ए और बी के बीच का एंगल। चलो अल्फा एंगल बिटवीन बी एंड सी, चलो बीटा के बारे में बताओ, बीटा के बारे में बताओ, बताओ बताओ बताओ। एंगल बिटवीन, बीटा के सामने बी को छोड़ दो, ए एंड सी या सी एंड ए जो लिखना, कोई दिक्कत, सी एंड ए, कोई दिक्कत है। एंड गामा, गामा बताओ, गामा बोलो। एंगल बिटवीन, सी को छोड़ दो, ए एंड, भेजा में गया। और क्यूब के लिए, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, अगर यूनिट सेल तुम्हारा क्यूबिक है, कैसा बताओ, यूनिट सेल तुम्हारा क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होता है पता है ना, तीनों साइड बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। क्यूब के अंदर घन है ये, घन, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का होता है बराबर, यानी इस केस में ए और बी और सी बराबर। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए बराबर बी बराबर सी, और तीनों एंगल 90, सब एंगल 90 है ना। देखो कौन एंगल अल्फा कौन बीटा, यहाँ ध्यान देना। चलो आ जाओ, मैंने इसको ए बोल दिया, ये क्या बोल दिया, लंबाई को, जल्दी बोलो। एक्स एक्सिस पर जो ए डिस्टेंस है उसको मैंने ए बोल दिया, इसको ए बोल दिया, ठीक है। वाई एक्स पे जो एंगल है उस साइड जो है उसको बी बोल दिया, क्या बोल दिया बोलो, बी। और जेड एक्सिस पे जो सामने आ रहा है इसे गहराई, उसको हम सी बोल दिए। ए और बी के बीच का एंगल क्या लोगे, ए और बी के बीच में एंगल क्या लोगे, गामा। क्लियर, हाँ। और उसके बाद बताओ ए और बी, बी और सी के बीच में कौन एंगल होगा, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कौन लोगे, अल्फा, कोई दिक्कत, हाँ। और उसका सी और ए के बीच में क्या लोगे, सी और ए के बीच में, सी और बीटा, ये एंगल। इत्तेफाक से ये एंगल सब कितना कितना एंगल है, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब में तीनों एंगल का होता है। क्या ये तीनों एंगल समझ में आया, समझ आया। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों 90 है, तीनों क्या है, तीनों 90 है। अल्फा बीटा गामा क्या है, तीनों क्यूबिक में। कोई ऐसा भी यूनिट सेल होगा
जिसमें ए बी सी आपस में बराबर ना हो, तीनों बराबर ना हो और एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा भी होगा कि ए बी के बराबर हो लेकिन सी के बराबर ना हो और अल्फा बीटा गामा 90 हो। ऐसा भी होगा कि तीनों बराबर लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 ना हो, कुछ हो 120 हो, बराबर ना हो 160 हो, 60 70 कुछ भी हो, है ना। तो इस आधार पे कई तरह का यूनिट सेल बनता है, उसको बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं इस आधार पे। एज लेंथ और एज एंगल के आधार पर 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने क्रिस्टल सिस्टम होते थे, कब बोलोगे? 7 क्रिस्टल सिस्टम। माने क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते थे, कब बोलोगे? 7। ठीक है, समझ में आ गया? ये कौन यूनिट सेल है? क्यूबिक यूनिट सेल है। अब कोई और भी तो होगा, तो अब मैं तुमको सिखाता हूँ। आ जाओ, कौन कौन है देख लो, दिखाता हूँ, आ जाओ। ट्रिक देखो, अभी मजा आ जाएगा। तो सब से 7 को पढ़ना है, कौन कौन दिखाता हूँ। बोलो, यहाँ लिख रहा हूँ। बोलो कटोरा, बोलो कटोरा, बोलो कटोरा है मुंह तेरा, मुंह तेरा, बोलो कटोरा है मुंह तेरा, कटोरा है मुंह तेरा, कटोरा है मुंह तेरा, बोलो। किसी को गाली देना हो, जैसे कोई बच्चे को लड़का आया तुमको बोले ओके, तो लड़की लोग का अक्सर क्या होता है, आदत है, अगर तुमको कुछ बोलने के लिए आया, लड़की लोग का तो वैसे भी भाव भरा रहता है, तो बोलने के लिए आया, तुमको बोला हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमको चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, अपना चेहरा आईना में देखियो, ये नहीं बोलते अक्सर लड़की, चेहरा देखियो आईना में, बोलती है ऐसे। ओके, तो अब इस बार ही नहीं बोलोगे कटोरा जैसा तेरा मुंह है, अब बोलोगे कटोरा है मुंह तेरा। ठीक है, कटोरा है, हाथ ना बोलना पड़ेगा ना तो सर फाड़ देंगे। कटोरा है। अब इसका ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक है ये, तुमको किताब में लिखा इंसान में मुंह टेढ़ा हो ही जाएगा तुम्हारा रियल में देख करके, याद ही नहीं होगा। अब हम तो बता रहे हैं, हम सब कुछ याद करवा देंगे। अभी जो बता रहे हैं, सी से बोलो, सी से क्यूबिक, चलिए बोलो। टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरॉम्बिक, बोलने में शर्म लग रहा है, हाँ। आर से रोम्बोहेड्रल, बोलो रोम्बोहेड्रल। एक जो भी स्मॉल लेटर लिखा हो उसका मीनिंग नहीं है, जैसे मान जो जो कैपिटल लेटर उसका मीनिंग है, काटो, समझ आ रहा है? जो भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं उसका मीनिंग है, बट स्मॉल लेटर का मीनिंग नहीं है। क्लियर हो गया? 7 ना हुआ, देखो 7 हुआ कि नहीं हुआ? कटोरा है मुंह तेरा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहेड्रल। उसके बाद रोम्बोहेड्रल हो गया, अब आगे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। एम से बोलो मोनोकिल्लिक, बोलो। और टेरा ट्राइकिल्लिक, क्या हुआ बोलो? ट्राइकिल्लिक। 7 तरह का तुम्हारा पूरा क्रिस्टल सिस्टम होता है। पढ़ो उसको, पढ़ो। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अरे बोलो रे, बोलो ना, साथ साथ बोलो, तब तो लगेगा पढ़ाई कर रही हो। बोलो क्यूबिक, आगे बोलो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान इसलिए मारते हैं, इसलिए मारते हैं, ये टेट्रागोनल को ट्राइगोनल बोल रही है, मार देंगे इसको, आज मार देंगे। ये डिस्टर्ब करी पढ़ाई को, हम करें, मेरे साथ साथ बोलो, बोलती रहो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या फिर साफ से बोलो, साफ से बोलो, अच्छा से। हाँ तो अच्छा से बैठो, इंसान की तरह बैठो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ना तो नहीं पड़ता, घर चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो, हमको एनर्जी में चाहिए, एनर्जी में चाहिए, हम बोल रहे अच्छा से बैठो, कमर सीधा करो, कमर सीधा करो, कमर सीधा करो ना। बदतमीज लड़की कहीं की, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है। कटोरा है मुंह तेरा, ट्रिक बता रहा हूँ, इतना तो किताब में ऐसे लिखा रहेगा, देखो देखो, ये देखो, तुमको लगेगा सर क्या मजाक कर रहे हैं, देखो ये किताब में लिखा हुआ है, देखो ये देखो, ये देखो लिखा हुआ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है कि नहीं लिखा हुआ? ये सब कैसे याद होगा, कैसे याद होगा? ये सब पूछा जाता है, बोले क्यूबिक में क्या है, तो बोलोगे ए बराबर डी सी अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री, अभी लिखा है ना क्यूबिक में। बट अगर तुम्हारा वो टेट्रागोनल हो जाए, तो टेट्रागोनल का होता है दो ए और बी बराबर था, लेकिन सी बराबर, लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा 90 है, लगातार 390 है, चौथा 90 नहीं है, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या होता है कि 290 होता है, गामा 120 होता है, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा 90, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ओके। ये
समझ आ रहा है? हाँ, मैं तुमको सिखाता हूँ, अभी पूरा सिखा दूंगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब चीज। सब कटोरा है मुंह तेरा, हाँ ये याद रखना बस, कटोरा है मुंह तेरा, कटोरा है मुंह तेरा। दिखाता हूँ, तुमको सिखाता हूँ, ट्रिक सिखाता हूँ। हो गया ये? तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिक, ट्राइक्लिक। आंसर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चीजें एकदम परफेक्ट हो गया। हमने ये ट्रिक बनाया हुआ है सोच समझ के बहुत ज्यादा। ओके, ये ट्रिक प्योरली हम दे रहे हैं तुमको आसान करने के लिए, ये बहुत मेहनत से सोचा गया है। याद करने का तरीका, मैंने मेहनत कर लो, टॉयलेट में बैठ बैठ के याद ये सब ट्रिक बनाया बहुत लंबा समय पहले। चलो आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे एज रिलेशन, क्या लिखेंगे बोलो? हाँ, एज रिलेशन मैंने ए बी सी में तीन एज पढ़े हो, और यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या चलता हो, एंगल रिलेशन। क्या लिखेंगे जल्दी बोलो? एंगल रिलेशन। ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं तुमको। क्यूबिक के लिए देखो पहले क्या करना है, पहले तीन तीन एज ना होता है, ए बी सी, पहले तीनों लिखो, एबीसी सब में लिखो, सब में लिखो, एबीसी सब में लिखो, तीनों लिखो। देखो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ये एबीसी लिख दो, लिख तीनों में तीन तो समय जरूरत पड़ेगा, एबीसी लिखो। लिखो तुम अभी खुद से लिखना सीख जाओगे, इतना आसान है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, सवाल छूटेगा नहीं इस पे, एकदम एकदम इजी है। आ जाओ, हो गया, कर दिया? हाँ, अब चलो स्टार्ट करो, तीनों को बराबर पहले करो, कर दिया बराबर, सब तीनों समय बराबर लगाओ, समय बराबर लगाओ, समय बराबर लगाओ, समय बराबर लगाओ, लगा दिया? हमको पहले से बराबर करना चाहिए, सब में बराबर लगाओ, लगाओ लगाओ, बराबर लगा दी, बराबर लगा दिया, बराबर लगा दिया। सब तो बराबर होगा नहीं मुझे पता है। अब देखो कैसे करेंगे, अब काटना स्टार्ट करो, काटो, आरी लो, काटो। पहला वाला में तो यहाँ से, इधर से पढ़ो, राइट से, बराबर बराबर बोलो, बराबर बराबर, एक कट बोलो, एक कट, दो कट, फिर बराबर, स्टार्ट किया, पहले समझाया, बराबर, एक कट, दो कट, लगा दिया। अब फिर से भाई को स्टार्ट कर देंगे, हो गया? फिर से एक कट, दो कट, अब फिर ये वाला को रिपीट कर दो, लास्ट वाला रिपीट हो जाता है। क्लियर हो गया? ये 6 को तो याद हो गया ना? अरे बराबर, दोनों बराबर, तीनों बराबर, बस एक काटो, फिर दो काटो, फिर से रिपीट कर दो, बराबर, फिर एक कट करो, दो कट करो, लास्ट वाला रिपीट कर दो वाला को। हो गया? याद हो गया? याद हो गया? यानी कि क्यूबिक में तीनों साइड बराबर होता है, टेट्रागोनल में दो साइड बराबर होता है, एक साइड बराबर, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड बराबर नहीं होता है। ऑर्थोरोम्बिक जानते हो क्या? ऑर्थोरोम्बिक जानते हो कैसा? माचिस का बॉक्स देखो, माचिस का बॉक्स वैसा ही होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, तीनों साइड बराबर नहीं होता, तीनों साइड बराबर इसमें नहीं होता। हाँ, देखिए माचिस का डब्बा, ये भी देखो ना, ये देखो इस टाइप का होता है, ये लंबाई, ये ऊंचाई, और ये चौड़ाई, चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, और ऊंचाई उससे भी कम है। इस तरह का मैच बॉक्स जो होता है, माचिस का डिबिया, ठीक है? तो ऑर्थोरोम्बिक के जैसा होता है, ऐसा बहुत सारा है, बता दे रहा हूँ। फिर रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड बराबर, हेक्सागोनल में दो बराबर, तीसरा बराबर नहीं, और मोनोक्लिनिक में बहुत गंदा है, मोनोक्लिनिक बहुत गंदा है, तीनों बराबर नहीं है, और ट्राइक्लिनिक उससे भी गंदा है, तीनों बराबर नहीं है। ओके चलो, अब चलते हैं एंगल रिलेशन, कौन देखते हैं बताओ? एंगल रिलेशन, माने ये एज रिलेशन हो गया, अब क्या देखेंगे बताओ? एंगल रिलेशन देखो, चला जाओ, पहले लिखो अल्फा, पहला वाला तीनों बराबर, तीनों बराबर भी है, तीनों 90 भी, क्या बोला फिर से बोलो? तीनों बराबर है, तीनों 90 भी, लगातार स्टार्ट करो, लगातार रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट हो जाएगा। मैं कलर पीला लिख रहा हूँ, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, तीनों बराबर भी है, तीनों 90 भी है, यही बोलो तीनों 90 है, तीनों 90 बोलो, तीनों तीनों तीनों, चार तक तो याद हो गया, लो चार तक याद हो गया, लो खत्म। चलिए, नहीं तीनों बराबर है, तीनों बराबर है लेकिन 90 नहीं है, तीनों बराबर है लेकिन 90 नहीं है, खत्म। तीनों बराबर है लेकिन 90 नहीं, देखो स्टार्टिंग के तीनों में 90 है, तीनों 90 है, तीनों 90 है, तीनों बराबर है, 90 है। और चौथा वाले में जो जिसका नाम ने बोला रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल बराबर है लेकिन 90 नहीं है, ठीक है? तो ये आगे ये लिखा हुआ देखो ना, देखो ये लिखा, चारों लिखा हुआ देखो, ये देख रही हो, तीनों बराबर 90, तीनों बराबर 90, बट चौथा वाला में देखो तीनों बराबर लेकिन 90 नहीं है, 90 नहीं है, कुछ भी होगा, मान लो 60 60 60 70 70 70 70, ठीक है? ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ, और पचमा सबसे ज्यादा, सतमा जो है, सतमा सबसे ज्यादा गंदा है, माने ये तो साइड वाला तो याद होगा ट्रिक, सतमा सबसे ज्यादा गंदा है, मैंने सबसे बोले कि सबसे अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल शेप कौन है, मैंने सबसे गंदा शेप कौन है, तो बोलो ट्राइक्लिक का, ट्राइक्लिक, और क्लिक, ट्राइक्लिक में तीनों साइड भी बराबर नहीं होता है, 90 भी नहीं होता है, और तीनों एंगल भी बराबर नहीं होता, तीनों 90 भी नहीं होता है, मैंने ये सबसे लास्ट वाला लिखे लो,
अल्फा इज नॉट इक्वल टू, बोलो, बीटा, और नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। माने तीनों बराबर भी नहीं होता है, तीनों 90 भी नहीं होता है। तो ये 5 तो याद हो गया, बोलो 5 तो ये याद हो गया। अरे 5 तो याद हो गया ना एंगल में। अब दूर बस ये बची हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल का होता है स्ट्रक्चर, तो हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर दोगे तो 6 भुजा वाला ऐसे होता है, ऐसे 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 वाला, ठीक है, ऐसे 6 भुजा वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो इसमें एंगल जो है ना 120 डिग्री की बात करते हैं, हेक्सागोनल तो 120 की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तुमको, मैं सिखा देता हूं तुमको। इसमें लेना दो की जरूर बनाना, एक बार अल्फा को गामा के साथ, हेक्सागोनल था, हेक्सागोनल में ग आता है गामा, अल्फा को गामा के साथ, एक बार अल्फा को बीटा के साथ, याद करना है। रुको, कवर लो, अल्फा गामा, जल्दी बोलो। एक बार अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा गामा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा गामा अल्फा बीटा, सही लिखा है? नहीं, अल्फा बीटा अल्फा गामा उल्टा लिखा गया, अल्फा बीटा अल्फा गामा, ठीक है, हेक्सागोनल, अल्फा बीटा अल्फा गामा, पहले बोलोगे अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा, ऐसे याद आना, ठीक है। और उसके बाद अल्फा बीटा बराबर होता है और गामा 120 डिग्री होता है। रुको, फिर ध्यान दियो यार, मैं लिखा हुआ तो अल्फा बीटा 90 है, अल्फा बीटा 90 है और गामा 120 है, ठीक है, जल्दी बोलो, अल्फा बीटा 90 है, गामा 100। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब है ये, इसलिए अजीब मतलब क्या है, एक दो बार याद कर तो हो जाएगा। अल्फा गामा 90 है बट बीटा 90 नहीं है, बीटा 90 यही हो गया, यही है, ये ठीक है, ठीक है, बस एक दो बार इसको देख लो तो याद हो जाएगा, बाकी सब तो 5 होगी, सब तो याद हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा 90 है, अल्फा बीटा 90 है हेक्सागोनल में, गामा 120 है, नॉट इक्वल टू ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। और अल्फा गामा इसमें 90 है बट गामा 90, बीटा 90 नहीं, ये चीज है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मोनोकली का। सबसे गंदा कौन है? ट्राइंगल, साइड भी बराबर नहीं है और एंगल भी बराबर नहीं है, 90 भी नहीं है, समझ में आ गया? मोस्ट अनसिमेट्रिकल शेप बताओ, ट्राइंगल, मोस्ट सिमेट्रिकल शेप बताओ, सिमेट्रिकल शेप, सब बराबर, सब बराबर, क्यूबिक, सबसे कॉमन भी वही है। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितना जल्दी बताओ? 7 के, अगर एग्जाम में बोले कि क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, बोलोगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। दो ये, अब ट्राइगोनल यहाँ है, रोम्बोहेड्रल का ही दूसरा नाम क्या है? ट्राइगोनल, लेकिन हम रोम्बोहेड्रल बोलेंगे, ठीक है। क्यूबिक 7 क्रिस्टल सिस्टम है, एंड ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल। एक होता है ब्रेविस लैटिसेस, क्या होता है बताता हूँ। क्योंकि अगर क्यूबिक की बात कर रहे हो तो जैसे क्यूबिक है, हम बोले थे कि क्यूबिक है, तो ये क्रिस्टल सिस्टम और क्यूबिक है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यानी कि एटम होगा या मॉलिक्यूल आयन, हम एटम की बात करेंगे, तो एटम कॉर्नर पे भी हो सकता है, कॉर्नर 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 कॉर्नर, और एटम्स इसके फेस पे भी हो सकता है, इसको बोलते हैं फेस सेंटर, क्या बोलते हैं इसको? फेस सेंटर, वाली दीवार पे चिपका दिए, दीवार पे चिपका दिए, चिपका दिए, दीवार पे चिपका दिए, ठीक है, समझा? अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर बाद में नहीं बोलना। मैंने कि क्यूबिक में भी 3 बनता है, देखो क्यूबिक में 3 बनता है, कितना बनता है बोलो? 3 बनता है, क्यूबिक में 3 बनता है। कैसे बनता है जानते हो? क्यूबिक में समझ आ गया, तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल 90 90, बट इसमें एटम के आधार पे तीन ठो बनता है इसमें यूनिट सेल। माने कि क्यूबिक में क्या यूनिट सेल होता है? 3। एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है तुमको बॉडी सेंटर क्यूबिक, माने बॉडी सेंटर क्यूबिक, एक होता है फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। क्या होता है सुनो अच्छे से, ध्यान सुनो। अगर केवल कॉर्नर पे है, केवल कॉर्नर पे एटम है, माने एटम केवल कॉर्नर पे, क्या एटम कॉर्नर है इसमें बताओ, क्या कॉर्नर है? क्या कॉर्नर है? कॉर्नर बहुत कॉर्नर है, बहुत 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, 6 कॉर्नर मतलब कोना, शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, कोना। गाना में खेलना नहीं खेलती दीदी, कौन कोना? 1 2 3 4, 4 ऊपर, 4 कोना में नहीं, कोना, कॉर्नर। कितना कॉर्नर है इसमें बताओ? 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एटम रहेगा, तो उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। और अगर 8 कॉर्नर पे है और बीच में फिर फेस पर है, फेस पे, इस पे 4, क्या फेस है? फेस बताओ तो क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 तो हुआ, एक ऊपर एक नीचे, क्या हुआ? 6 फेस हुआ, तो उसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड। अगर मान लो 8 कॉर्नर पे है, अब बॉडी में है, किसमें? बॉडी मतलब ये बीच में, जैसे घर के बीच में, तो बीचों बीच रख दिया, समुच्चा रख दिया, ओके, तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। यानी क्यूबिक में कितना बनता है? 3 यूनिट सेल बनता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस। एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था ब्रेवियस, उनके नाम पर रख दिया गया, ठीक है, ब्रेविस लैटिसेस। तो क्यूबिक में कितना क्या बनता है? 3 ब्रेविस लैटिस बनता है, ये पूछा हुआ है। और टेट्रागोनल में क्या बनता है? 2 बनता है, माने कि एससी मतलब सिंपल क्यूबिक, एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, और बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। और टेट्रागोनल में देखो 2 बनता है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 बनता है। सबसे ज्यादा किसमें बनता है? ऑर्थोरोम्बिक में एक सिंपल क्यूबिक है, एक फेस सेंटर क्यूबिक है, एक बॉडी सेंटर क्यूबिक है, एक होता है एंड सेंटर क्यूबिक। एंड सेंटर में क्या होता है? एंड सेंटर बताता हूँ कि अपोजिट फेस पे रहेगा, खाली 6 फेस पे नहीं रहेगा, मतलब 8 कॉर्नर पर तो रहेगा ही, दो 8 कॉर्नर पे सब में रहेगा पूरे में, बट अपोजिट में, जैसे ऊपर में एक नीचे फेस में 2 ही अपोजिट पे, बस अगर यहाँ तो यहाँ 2 ही पे, ओके, तो उसको बोलते हैं एंड सेंटर क्यूबिक। क्या बोलते हैं उसको? हाँ,
एंड सेंटर, एंड, ओके, एज नहीं, एंड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा ब्रेविस लैटिस किसमें संभव है? ऑर्थोरोम्बिक, 4 बनता है, और एक बनता है इसमें रोम्बोहेड्रल में क्यूब है, हेक्सागोनल में 1 क्यूब है, और मोनोक्लिनिक में 2 है, और ट्राइक्लिनिक में 1 है। टोटल जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 14। अगर तुमसे पूछे बताओ टोटल कितने प्रकार के ब्रेविस लैटिस होते हैं? 14। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 7। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 7। ब्रेविस लैटिस कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे ज्यादा किस में, क्यूबिक में कितना ब्रेविस लैटिस है? क्यूबिक में 3 है, इसको याद रखना। 324 बोलो, या 32, 41, 121। इसे ट्रिक, ये पहाड़ा याद रखना, माने ये मोबाइल नंबर है 32, 41, 121, ये याद रखना। 32, 41, 21 का 32, 41, 121 तो क्या? हाँ क्या माइनस क्या? मैंने मोबाइल नंबर याद रखने के लिए, जब तुम 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद रख लेते हो तो ये कैसे नहीं याद है 7 डिजिट का? 32, 41, 121, 32, 41, 121, 32, 41, 121। 32, 121 32 में 3 हो गया क्यूबिक में, और 32 बोलो 2 हो गया क्यूबिक में, क्या होता है? कटोरा, टी, टेट्रागोनल में, याद हो गया। और 41 4 ऑर्थोरोम्बिक में, कटोरा, ओ आता है, आर आता है उसका, ओ में हो गया 4 ऑर्थोरोम्बिक में, आर हो गया रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में 1 आएगा, ठीक है। 41 हो गया, 121। अब बचा तुम्हारे पास क्या? कटोरा है। हेक्सागोनल में तुम्हारा हो गया कितना? 1 हो गया, और फिर मोनोक्लिनिक में 2 हो गया, और ट्राइक्लिनिक में 1 हो गया। तो ये डेफिनेटली याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन, ये इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये मैंने एग्जाम्पल भी इस क्यूबिक का दिया हुआ है, कौन से कंपाउंड में ये सिस्टम पाया जाता है। तो एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया, चाहो तो एनसीईआरटी देख करके एग्जाम्पल यहाँ पे टेबल छोड़ के तुम भर सकते हो भाई, एनसीईआरटी का डिट्टो एग्जाम्पल, ठीक है। बट तुमको तो ये याद रखना। तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस है। एनसीईआरटी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है, मतलब ये ऊपर दे दे नीचे दे दे, अलग बात है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा, मैच कर जाएगा, क्योंकि उल्टा ही नहीं सोता। ये ट्रिक बनाने के लिए हम आगे पीछे कर दिए, बाकी ये सब परफेक्ट है। तो क्या किया है? एक भी कट नहीं, इसमें 1 कट, इसमें 2 कट, इसमें 1 कट भी नहीं, इसमें 1 कट, इसमें 2 कट, इसमें लास्ट में भी 2 कट, हो गया। और शुरू के तो लास्ट में सबका सब 90 90 90 बराबर, और इसमें सबका सबका बराबर, लेकिन 90 नहीं। ये वाला लास्ट वाला सब याद रहेगा, ये अल्फा बीटा, या अल्फा गामा। अल्फा बीटा 90 है और गामा 120 है, या अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा गामा 90 नहीं है, 90 है और गामा 90 नहीं है, बस यार एक खाली कट जाता है। समझ में आ गया? अरे क्लियर है? ये हो गया 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस। लैटिस समझे ना? फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्रिस्टल लैटिस 7 ही प्रकार का है, बट यूनिट सेल में 7 प्रकार का यूनिट सेल है, उसमें भी 7 प्रकार के यूनिट सेल में अगर एटम की संख्या, एटम के पोजीशन को देख लो, कॉर्नर पे है कि कहाँ पर है, कॉर्नर पे तो होबे करेगा, कॉर्नर पे तो ये समझो अच्छा से, अभी यहाँ पर ध्यान दो, फिर बाद में नहीं बोलो सर ध्यान रखा, फिर दिक्कत होगा बाद में। तो अगर कॉर्नर पे तो 8 कॉर्नर पे एटम होगा ही होगा, एटम तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसको अगर सिर्फ कॉर्नर पे है 8 कॉर्नर पे, तो उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। क्या बोलेंगे उसको? सिंपल क्यूबिक। हम लोग क्यूबिक वाले यूनिट सेल को ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए। और अगर कॉर्नर पे है और फेस में, फेस इसको बोलते हैं 1 2 6 फेस है ना, उसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। 2 हो गया। और कॉर्नर पे तो है ही है, आप फेस में नहीं, मतलब केवल बॉडी के अंदर में एक समुच्चय रखा हुआ है, तो वो है बॉडी सेंटर, ठीक है। अपोजिट फेस पे तो उसको बोलते हैं एंड सेंटर, अपोजिट फेस पे, ठीक है। कॉर्नर पे तो रहबे करेगा। अब एक चीज तुमसे मैं पूछता हूँ, देखते हैं कौन। मान लो कि सोचना कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तुम्हारा वो जो एटम है, वो एटम है, माने गोला है, गोला, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये एक गोला जो है, इसके कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे है, ठीक है, इसके बीच वाला में कोई है ना, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर वाला जो एटम होगा वो इसके भी कम संपर्क में होगा, माने कुछ हिस्सा इसमें भी होगा। ध्यान से देखो, मैं तुमको व्हाइट वाला दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनो, लिखा हुआ व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, चलो पीला वाला दिख रहा है बीच में पीला वाला दिख रहा है। ये पीला वाला पे मान लो कि 8 क्यूब है, इसके कॉर्नर के पास 8 एक बॉल होगा, बॉल माने कॉर्नर पे एटम होगा ना एटम। तो तुमसे मैं पूछूंगा 8 होगा तो मतलब से एक एटम होगा इसके एक कॉर्नर पे, तो कितना हिस्सा में बटेगा? इसको 4 टच कर रहा है, इसके अगल बगल में देखो ना, 1 2 3 4 टच कर रहा है, इसके फिर आगे भी तो होगा ना, आगे ऐसा ही ऐसा होगा यूनिट सेल। हाँ, तो 4 पीछे बट रहा है, 4, तो कॉर्नर का एटम 8 हिस्सों में बढ़ता है। कितने से बढ़ता है? तो केवल एक यूनिट सेल के अंदर, ध्यान सुन रहे हैं, हाथ रहो, कॉर्नर वाला एटम पर एक यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा होगा? मैं तुम बोलूं कि यहाँ पर मैं एक एटम को डाल दें ऐसे, पूरा डाल दें ऐसा, तो पूरा बहुत सारा हिस्सा उसका बाहर होगा, केवल कुछ हिस्सा उसका अंदर होगा। कितना हिस्सा अंदर होगा? 1/8, क्योंकि इसको घेरने वाला 8 गो ऐसा घर होगा इसी यूनिट सेल के। कुछ समझ में आ रहा है?
अगर 3D इमेजिन कर लोगे तो बात समझ में आ जाएगा, फिर हम तुमको इसका एनिमेशन दिखा देंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉर्नर पे कोई आइटम अगर है, कॉर्नर पे कोई आइटम है तो कॉर्नर का आइटम 8 क्यूब के अंदर बटेगा। कितना आइटम, क्या कि एक क्यूब को कितना आइटम, क्या क्यूब टच कर रहा होगा? जैसे पीला वाला क्या टच कर रहा है, 4 तो यहाँ टच कर रहा है, और फिर इसके आगे भी तो आएगा ऐसा, तो 4 उसको फिर टच करेगा आगे से, कितना हुआ? 8 हो गया। मैंने कॉर्नर का आइटम कितने हिस्सों में बटेगा? 8 हिस्सों में। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा आएगा? मैंने एक घर में मैं बोलूं कि कॉर्नर पर आइटम रखा हुआ है, उसका कितना हिस्सा हमारे इस घर में है? केवल एक बटा 8 है। अरे 8 घेरे हुआ है। तो मेरे पास मान लो कि मेरे पास एक 8 मेरे एक 100 का नोट है, कितना रुपए का नोट है? 100 का नोट। हम ये पकड़ के लटके हुए हैं करके, और वो 100 का नोट का केवल कुछ हिस्सा मेरे इधर है, और बराबर बराबर 8 घर में बटा हुआ है, तो हमको उसको कितना हिस्सा मिलेगा? 1/8 हिस्सा ना, 100 का 8 हिस्सा। 100 का 8 हिस्सा कितना होगा? 12.5 रुपया। कुछ समझी मैंने क्या बोला? तो एक यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन केवल 1/8 होता है। कितना होता है? तो मैं तुमको बोलूं कि यहाँ पर एक कॉर्नर एटम, कॉर्नर पे एटम, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम, समुच्चा एक एटम इसके एक यूनिट सेल के अंदर नहीं है, समुच्चा उसके अंदर, मैंने एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1/8 हिस्सा उसके अंदर है। तो अब मैं तुम बोलूं कि 8 कॉर्नर पे एक एटम है, यहाँ भी 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 एक एटम है, 8 पे, तो बताओ टोटल कितना एटम इस यूनिट सेल के अंदर है? बताओ। मान लो कि मेरे घर में चारों कॉर्नर पे मेरे पास 100 रुपए का नोट है, ओके, ऐसे बाहर बाहर निकला हुआ है। अच्छा 8 गो घर आसपास में है, 8 गो घर में बांटना है 100 रुपए को, 12.5 यहाँ से मिलेगा, 12.5 यहाँ से मिलेगा, 12.5 यहाँ से मिलेगा, 12.5 यहाँ से, 8 हिस्सा 12.5, तो हो गया एक ही ना, कि 8 गुने 1/8, 8 गो आइटम है और 1/8 ही हिस्सा है, तो इंटू 1 आइटम, एक ही 100 रुपये मिल जाएगा हमको। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं तुमको बोलूं कि इस क्यूब के कॉर्नर पे हर एक कॉर्नर के एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर, बोलो 1/8। 1/8 हिस्सा ही एक यूनिट सेल के अंदर है, और टोटल कितना कॉर्नर है? कॉर्नर कितना है? 8। तो एक एटम का हिस्सा कितना? 1/8 एक कॉर्नर का, तो टोटल 8 कॉर्नर था, 8 × 1/8, यानी टोटल कितना एटम इसके अंदर? एक। माने कॉर्नर की वजह से कितना एटम है टोटल? एक एटम है। टोटल एटम एक्चुअल में है 8 गो एटम रखा हुआ, बट टोटल उस यूनिट सेल के अंदर में कितना है? एक ही हुआ, क्योंकि 8 × 1/8, क्योंकि एक एटम का हिस्सेदारी कितनी है? 1/8। अरे समझिए, तो टोटल कॉर्नर पे अगर 8 एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ एक यूनिट सेल के अंदर? बताओ कितना हुआ? 1, 8 × 1/8। ओके, अब चलो इतना समझा कि कॉर्नर के एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है अंदर में? 1/8। 1/8 ही अंदर होता है, बाकी सब 7/8 हिस्सा बाहर। क्लियर हो गया? अच्छा अब चलो, अगर फेस में चिपका दो, मान लो ये दीवार है, दीवार है, अपना दीवार पर क्लास में चलो ना, दीवार में एक बॉल को चिपका दो, तो आधा इधर होगा, कहीं इस दीवार को टच करने वाला एक ही को होगा पीछे, और कोई टच नहीं करेगा, तो आधा आइटम, आधा बॉल इधर होगा, आधा बॉल, माने फेस वाला जो आइटम होगा उसका केवल आधा हिस्सा अंदर में होगा, आधा हिस्सा माने 1/2। अगर 6 गो फेस है, 6 गो फेस है तो 6 × 1/2, 3 आइटम हो जाएगा। अरे समझिए, पहले बताओ कॉर्नर वाले का कितना कंट्रीब्यूशन अंदर में? 1/8। फेस वाले का कितना कंट्रीब्यूशन? 1/2। ठीक है। अब बॉडी में अगर वाले बॉल बीच में अटका दी, तो बीचों बीच तो समुच्चय इसमें आ गया, तो बॉडी में अगर है तो समुच्चय एक आ जाएगा। ठीक है, बॉडी में अगर मान लो कि ये हो गया, समझ आ गया? 3 बता दिया। पहले कॉर्नर वाले का कितना होगा कंट्रीब्यूशन? 1/8। फेस वाले का कितना होगा? 1/2। और बॉडी वाले का क्या होगा? समुच्चा 1। खत्म, टटा बाबा हो गया इतना। क्लियर हो गया? अरे समझे? आ जाओ, भी बता दे रहा हूँ। ये सब समझ में आ गया पूरा? ये नंबर, मोबाइल नंबर कौन बोले था? 32 यहाँ लिख देता, यहाँ लिख देता, मोबाइल नंबर कौन था बताओ? 32 41 121। ये ब्रेविसी लैटिस की संख्या है। क्यूबिक में सब 3 है और ऑर्थोरोम्बिक में 4 है। क्यूबिक में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देगा, पूरा बता दिया। समझ आ रहा है ना? अब समय ले रहे हैं, आराम से दिखा रहे, सिखा रहे हैं। अब होगा, अब आ जाओ, इधर आ जाओ। मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल इज क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल इज, देयर आर टोटल 14 लैटिसेस आर पॉसिबल इन 7 क्रिस्टल सिस्टम आर कॉल्ड ब्रेविसी लैटिस। 14 जो बना उसको क्या बोलोगे? ब्रेविसी लैटिस। 7 क्रिस्टल सिस्टम है। द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स इज ऑर्थोरोम्बिक। बोले ना, मैच बॉक्स जो होता है उसका कैसा होता है? ऑर्थोरोम्बिक होता है। ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है? तीनों साइड इक्वल नहीं होता है और सब एंगल 90 होता है, ऑर्थोरोम्बिक। कटोरा ओ तीसरा नंबर पे, तो तीनों साइड बोलो बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। समझे बात को? ऑर्थोरोम्बिक का क्लियर हो गया? देखो ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑर्थोरोम्बिक के लिए अभी बताए ना, ऑर्थोरोम्बिक के लिए तो जानते हो कि तीनों एंगल बराबर होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, एक क्वेश्चन पूछा ये वाला कि which primitive unit cell has unit unequal edge length, unequal edge length है और all axial angles are different from 90 से बराबर है, तो जानते हो सबसे गंदा कौन होता है? ट्राइक्लिन। ओके, ट्राइक्लिन सबसे गंदा, एंगल साइडो बराबर नहीं है और एंगलो बराबर नहीं 90 के, है ना? देख रहे हो ये क्यूब है, ठीक है। चलो
एक एटम यहाँ पे दिख रहा है, गोला है, एटम क्या ही है, गोला। एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, देख पा रहे हो, एक इस कॉर्नर पे, जल्दी बोलो, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे। कोई दिक्कत? हो गया? टोटल कितना आइटम हो गया कॉर्नर वाला? कॉर्नर पे हो गया? तुम चाहो तो तुम आराम से हाथ से बनाओगे ऐसे करके, तुम लोग ऐसे बनाओगे, ऐसे करके जैसे बनाते हो बचपन में, याद है कि नहीं है? ऐसे करके, ऐसे करके आता ना बनाने, और ऐसे करके मोटा कर दोगे, ऐसे मोटा कर दोगे, ऐसे मोटा कर दोगे, ऐसे करके, ठीक है? ठीक है, बस हो गया। ये तो हो गया तुम्हारा कॉर्नर वाला आइटम का। किसका हो गया? इस कॉर्नर के आइटम का कितना हिस्सा अंदर में है, इस यूनिवर्सल के अंदर में? 1/8 हिस्सा। अभी बोले समझाए क्या? क्योंकि इसके ऊपर इसको, इस एटम को घेरने वाला 8 गो ऐसा क्यूब है। क्या वो क्यूब है? 8 गो। जैसे मान लो इसके बीच में कोई क्यूब होगा तो चारों ऊपर से घेर रहा है, 4 को, तो 8 गो हो गया, तो घेरे वाला 8 गो है। समझा गया? तो केवल एक कॉर्नर वाला आइटम का, एक कॉर्नर आइटम हो गया, कॉर्नर, कॉर्नर आइटम हो गया। और एक हो गया फेस, दो ये सामने वाला देख रहे हो, ये फेस, ऊपर वाला फेस देख रहे हो, ये फेस, ये क्या हो गया? फेस आइटम। ये क्या हो गया? नीचे वाला भी क्या हो गया? फेस। ये वाला भी फेस, फेस छो फेस दिखाने रहे हम, दो दिखाने, ठीक है? और ये हो गया तुम्हारा बॉडी, समूचा समूचा क्या हो गया बीच में? बॉडी। बॉडी को बीच में दिखा रहा हूँ, बॉडी, बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी में आ गया, ये बॉडी में, ठीक है, बॉडी में। समझा गया? समझे? तुमको खाली डॉट डॉट दे देना है, क्या दे देना है? डॉट डॉट। तो बताओ, जल्दी बताओ, मैं यहाँ पर एक बात ले देता हूँ, जल्दी बोलो, जल्दी। टोटल बताओ, टोटल कितना कॉर्नर है? कॉर्नर बताओ, कॉर्नर क्या हुआ? कॉर्नर 8 होता है। फेस बताओ क्या होता है? फेस 2 ही होता है, 6। और बॉडी, बॉडी का छोड़ना, बॉडी का एज का छोड़ना, एज बड़ा होता है, एज का टेंशन नहीं लेना। इतना हो गया? इतना ही ज्यादा भी पड़ेगा अपने को। और बताओ कि कंट्रीब्यूशन कितना है? बताओ, मैं लिख रहा हूँ कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन बताओ, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन। ओके, कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन बताओ, इन ए यूनिट सेल कितना पार्ट होगा? ओके, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन बताओ कितना? 1/8 पार्ट है ना, पर यूनिट सेल, पर यूनिट, एक यूनिट सेल के अंदर में केवल केवल और केवल, जल्दी बोलो, पर यूनिट सेल केवल 1/8 पार्ट होगा। अब चलो फेस वाले को एटम का बताओ, फेस वाले का बोलो। 1/2 हिस्सा बोले थे ना, आधा पर यूनिट सेल। अब चलो बॉडी वाले, अगर बॉडी में समुच्चा, बॉडी में डाल दो तो क्या हो जाएगा? समुच्चा काउंट ना होगा, तो कितना होगा? 1 है पर यूनिट सेल। समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ? बस ये याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना। अरे समझे कि नहीं? नहीं समझे बोल दो, नहीं तो बहुत मारेंगे हम बाद में, बाद में नहीं बोलोगे सर क्या बोले। एक चीज और बताता हूँ, एक होता है डायगोनल, फेस डायगोनल, ये लेंथ याद आना, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। ये फेस है ना, मतलब ये फेस का यहाँ से तक ज्वाइन कर दो ना, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? तो अगर ये ए है, ये क्यूब है ना, क्यूब में सब भुजा बराबर होता है, तो ये √2a हो जाएगा, √2 है, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? फेस डायगोनल याद रखना। मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये हो गया फेस डायगोनल। क्या हो गया? जल्दी बताओ, फेस डायगोनल। कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? इसको क्या बोलोगे? फेस डायगोनल। क्या बोलोगे इसको? मैं बोला फेस डायगोनल, FD, समझे? FD मतलब फेस डायगोनल। मैं खाली F लिख देता हूँ, FD, फेस डायगोनल, ठीक है? और इसको बोले जो कोना कानी मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, वहां तक, जो सबसे बड़ा छड़ होगा घर में, उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे इसको, ठीक है? इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल अलग होता है, और फेस डायगोनल, फिर से अभी बोल रहा हूँ, सब बड़ा कौन है? बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल देखने से बड़ी बड़ा होता है ना? ये तो बड़ा हो गया बॉडी डायगोनल। ये क्या हो गया? जल्दी तो बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ठीक है? BD, BD ऐसा करते ना, ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करते हैं, इस फेस बॉडी FD ऐसे लिख देते हैं, फेस डायगोनल, अब बड़का B और D, बॉडी डायगोनल। क्लियर हो गया? चलो, तो फेस बॉडी डायगोनल का लेंथ बताओ पहले, फेस डायगोनल का लेंथ बताओ, लेंथ, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का लेंथ बताओ, लेंथ, लेंथ, लेंथ बताओ। फेस डायगोनल को मैंने FD लिखा है समझाने के लिए, ठीक है? इसका लेंथ बताओ, लेंथ कितना होगा? FD का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? √2 इंटू साइड। क्या बोलोगे इसको? ये याद रखना, √2 इंटू साइड, ठीक है? तो क्लियर है? जा, अरे बेटा
और उसके बाद उसका बताओ बॉडी डायगोनल, कौन डायगोनल, बॉडी डायगोनल कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा। तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हो गए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पढ़े ना, कि अगर ये डायगोनल चाहिए, बॉडी डायगोनल चाहिए, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, विकर्ण का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें रूट 3 एल कर दोगे, क्या कर दोगे, हाँ रूट थ्री इंटू साइड, रूट 3 इंटू, अगर साइड ए है तो ए कर दो, रूट 3 इंटू साइड, ठीक है। बॉडी डायगोनल, बॉडी, तो बॉडी डायगोनल होता है आंसर कितना, रूट 3 इंटू, याद रहेगा, अरे समझे कि नहीं। फेस डायगोनल होता है रूट 2 है, क्योंकि फेस डायगोनल तो ये तो ऊंचाई और चौड़ाई, तो होगा ए दिखने में बड़ा बड़ा लेकिन है बराबर, बोले ना क्यूबिक में बराबर होता है, तो बड़ा, तो ये हो गया रूट 2 इंटू ए, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट 2 है। और ये बॉडी डायगोनल देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब जोड़ना पड़ेगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये होता है रूट 3 इंटू ए, क्लियर हो गया। रूट 3 इंटू है रूट अंडर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो रूट 3 ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्लियर हो गया, अच्छे से याद रहेगा, अरे याद रहेगा, याद रहेगा, तो याद रखना, तो मार खाओगे तुम लोग ऐसे बनाओगे मोटा मोटा, है ना, ऐसे करके ऐसे बनाओगे, ये तुम्हारा एटम हो गया, कर लोगे, तुम मोटा मोटा बनाओगे, तुम्हारा काम है, हम नहीं पूरा बना रहे, ये इसको भी भर दोगे, पूरा भर दोगे ऐसे करके, दिख रहा है, अरे एटम दिख रहा है, क्या आइटम दिख रही है, गुड, क्या है ये आइटम की एटम, गुड, कॉर्नर पे एटम, थ्री में तो बनाए ना इसको, तो आप 2D नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, पीछे छिपा दिया मैं, इसलिए हम लोग ऐसे ही खाली बना देते हैं, बाहर नहीं ले जा रहा है, हो गया, ये फेस वाला हो गया, क्लियर हो गया अच्छे से, एक और बच गई, ठीक है, ठीक है, या देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बोले ना, सिंपल क्यूबिक, क्या चीज, फेस सेंटर क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक, ओके, एक एंड सेंटर भी होता है, वो समझा दूंगा, 4 तरह का पढ़ना है। सिंपल क्यूबिक में जानते हो क्या होता है, सुनो सुनो, खाली कॉर्नर पे रहेगा एटम, कहाँ पर रहेगा, जल्दी टर्म नहीं लगाना, कॉर्नर पे होगा, खाली कॉर्नर पे रहेगा, तुमसे जल्दी बताओ, कॉर्नर पे रहेगा, तो एक हिस्सा 1/8 हिस्सा अंदर होगा, तो 8 को कॉर्नर था, 8 इंटू 1/8 यानी टोटल कितना आइटम होगा उसके अंदर, एक, माने एक यूनिट सेल के अंदर केवल एक आइटम होगा, यानी कि सिंपल क्यूबिक में एक आइटम होता है, ठीक है, पर यूनिट सेल में टोटल आइटम एक होता है, ठीक है, और उसमें और कहीं आइटम नहीं होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं उसको, सिंपल क्यूबिक, या उसको प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, प्रिमिटिव, और उसी को बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, माने इसमें आइटम केवल और केवल कॉर्नर पे रहेगा, कहाँ रहेगा, बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर ओनली, क्लियर हो गया, सिंपल क्यूबिक समझ आ गया। इसका टोटल आइटम पर यूनिट सेल जो होगा 8 इंटू 1/8 इंटू इक्वल टू 1 हो जाएगा, बता दिए, टोटल आइटम को एक यूनिट सेल में कितना टोटल आइटम है उसको जेड बोलते हैं, उसको रैंक बोलते हैं, रैंक यूनिट सेल का रैंक, या उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, जेड से लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, तो सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू कितनी होती है 1, माने टोटल आइटम एक यूनिट सेल के अंदर एक ही है, जबकि 8 कॉर्नर पे है लेकिन एक ही है, क्योंकि 1/8 हिस्सा है, क्लियर हो गया। और अगर तुम देखोगे तो ये ऊपर से देखोगे तो चूंकि जो आइटम होगा जो कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो कॉर्नर के आइटम आपस में टच कर रहे होते हैं, कॉर्नर के आइटम आपस में, मान लो कि तुम यहाँ पर कॉर्नर के आइटम को रखे हो, तो आइटम ऐसे रखो तो ये वाला आइटम, ये आइटम आपस में टच कर रहा होता है, तो ऐसे बनाना पड़ता है, ऐसे ये आगे ऊपर वाला हिस्सा दिखाया तो टच करेगा, तो तुम जानते हो कि ये आइटम का तो रेडियस ना, ये रेडियस है ना, ये भी क्या है, रेडियस है, टोटल ये एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना, ये यूनिट सेल के लिए तो तुम बताओ, ये खुद से बताओ, ये जो देख रहे हो ये तो तुम्हारा आर है, ये भी क्या है, आर है, किसका आर है, गोलाकार रेडियस, और ये यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस क्यूब यूनिट सेल का साइड एज, तो ए बराबर 2r हो जाएगा, क्योंकि आर आर 2r है ना, तो एज रिलेशन बोलते हैं, एज और रेडियस रिलेशन, एज और, तो एज और रेडियस रिलेशन जो होता है वो ए बराबर 2r होता है, जब ए बराबर 2r तो आर बराबर a/2, माने ए हो गया तुम्हारा यूनिट सेल का एज और आर हो गया उस गोला का एटम का रेडियस, ठीक हो गया, क्लियर है। अब तुमसे मैं पूछूं इस तरह करके अगर भर दोगे, और इस तरह भर दोगे सिंपल क्यूबिक में, तो तुमको बीच में कितना खाली जगह दिख रहा है, माने कि यूनिट सेल कितना भरा हुआ है, तुमसे मैं पूछ कितना भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ कितना भरा हुआ है, ये भी क्या है, अरे यूनिट सेल भरा हुआ है, ये भरा, इसको बोलते हैं ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ओके, और ये भी भरा हुआ है, ये भरा हुआ ना, अरे एटम का हिस्सा वहां पर है कि नहीं है, बट बीच में देखो, बीच में क्या है, ये बीच में एटम का हिस्सा नहीं पहुंच पा रहा है, ना पहुंच पा रहा है, वो खाली है, उसको बोलते हैं वॉइड, खाली जगह, वॉइड एम्प्टी जगह, तो कितना परसेंटेज का पूरा परसेंट भरा हुआ है, यूनिट सेल का सारा हिस्सा भरा हुआ है, नो, यूनिट सेल का सारा हिस्सा भरा हुआ, यूनिट सेल का कुछ हिस्सा भरा हुआ है, कुछ हिस्सा
खाली है, कितना हिस्सा खाली वही निकालना, उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। कितना भरा हुआ है तो उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी, कितना खाली उसको बोलते हैं पैकिंग डिफिशियंसी। समझे? और क्लियर हुआ? और तभी निकलेगा जब तुमको पता हो कि टोटल कितना उसमें एटम है और कितना एटम का तो जानते हो, वॉल्यूम कितना निकलता है, वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन। ओके, और क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब, ये क्यूब है ना, इसका वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब, साइड क्यूब, ए क्यूब, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीन तो बराबर है, तो ए क्यूब। समझे? और ए और आर में तुमको रिलेशन पता ही है, तो उसको पुट करके निकाल सकते हैं आंसर। टोटल कितना आइटम है बता देता, टोटल आइटम कितना है? अरे सिंपल क्यूबिंग में टोटल आइटम कितना है? एक ही है ना। सिंपल क्यूबिंग में टोटल कितना आइटम है? एक ही आइटम है, क्योंकि बोले कि टोटल 8 करोड़ पे है तो 8 इंटू 1/8 है। क्लियर हो गया? अब बताओ तो पैकिंग एफिशिएंसी में कितना भरा हुआ है? टोटल कितना आइटम था? एक ही आइटम था। एक आइटम गोला है, गोला का आइटम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है? एक क्यूब, 100 से गुना कर दो। ओके, और आर की जगह या तो a/2 रख दो या एक जगह 2 रख दो, एक जगह 2 रख दो, आर क्यू कर जाएगा, पाई का मान सब रख दोगे, काटोगे 52.4% आएगा। कितना आएगा? ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। केवल ये लिखो 0.524, इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर परसेंटेज में बोल दो 100 से गुना तो 52.4%, यानी कि सिंपल क्यूबिक में यूनिट सेल के अंदर का हिस्सा कितना भरा हुआ है? तो बोलो 52.4% भरा हुआ है। ठीक है, और बाकी खाली कितना है? तो बोलो 47.6% खाली है। इसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। अब माइनस कर दो तो बचेगा कितना? तो बोलो कितना खाली है, पैकिंग डिफिशियंसी। समझे? अरे क्लियर हुआ? कितना स्पेस ऑक्युपाइड है? तो बोलोगे 52.4% ऑक्युपाइड है, भरा हुआ है। और कितना अनऑक्युपाइड है? क्या बोलोगे? 47.9, 100 में से घटा तो 52.4। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे निकाला गया, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक में तुमको 52.4% भरा होता है, ऑक्युपाइड स्पेस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? कैसे निकाले समझे? ये बस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ सिंपल क्यूबिक का रेडियस और एज रिलेशन क्या होता है? a/2r। पहला बात, कितना आइटम है? नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल 1। उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? 52.4%। पैकिंग डिफिशिएंसी कितना है? 47.6%, यानी घटा दोगे। इतना स्पेस भरा हुआ है, ऐसे 100 में से घटा दो तो बचेगा उतना स्पेस खाली है। क्लियर हो गया? और क्लियर हुआ? चलो आ जाओ, पैकिंग फ्रैक्शन, इसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब 5 पाई/6 आया था ना, 100 से गुणा नहीं करो, भाग कर दे तो पाई/6 से ना आया, ये पाई/6 का ही ना 0.524 आया, पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हुआ। ओके, और उसको 100 से गुणा करते, पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी में 100 से गुणा कर देते हैं, फ्रैक्शन में 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं। ठीक भैया, बस वही लिख दिया मैंने, पैकिंग फ्रैक्शन पाई/6, और पाई/6 को बोल दोगे कितना आंसर आया था बताओ? ये हो गया 0.524। समझिए बात को? और उसी को 100 से गुना हो गया, ऑक्युपाइड स्पेस 52.4%, अनऑक्युपाइड स्पेस 47.6%। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक एटम है, आसपास में कितना एटम उसको टच कर रहा है ये देखा जाता है। तो ये आगे बताएंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कितना होता है ये आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बताओ सिंपल क्यूबिक में Z कितना है? Z मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, उसको रैंक में बोलते हैं या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम में बोलते हैं। Z की वैल्यू सिंपल क्यूबिक में 1 है। पहले बताओ, सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर पे एटम है, तो 8 कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 × 1/8 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अरे क्लियर? 1/8 × 8 1 हो गया। तो Z की वैल्यू सिंपल क्यूबिक में 1 है। पहली बात, केवल कॉर्नर पे एटम है और कहीं एटम नहीं है, ना फेस पे ना बॉडी में। दूसरी बात कि सर सिंपल क्यूबिक में एज और रेडियस रिलेशन कितना है? तो बोलो a/2r। बात खत्म। a/2 टच कर रहा होता है। सर उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? तो 52.4%, मैंने उतना स्पेस भरा हुआ है और 47.6 खाली है। क्लियर हो गया? चौथा पार्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? तो 6। कितना? 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर आगे समझ में आएगा। क्लियर हो गया? इतना ही याद, और किसी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बता दिया, परसेंटेज एग्जाम में आता है सब। अब आ जाओ दूसरा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, बेसिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। उसमें केवल एटम कॉर्नर पे होता है, बट नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि एटम कॉर्नर पे तो होगा ही होगा। क्या बोला फिर से बोलो? कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा, और उसके अलावा फेस में या बॉडी में रहेगा। ठीक है, फेस में या, तो क्या लिखा हुआ है? नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इट्स ऑल कॉर्नर, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, एज वेल एज अदर पोजीशन, जैसे बॉडी में, फेस में एक्सेट्रा। ओके, क्लियर हो गया? और क्लियर है? एग्जांपल है, इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फेस सेंटर और पढ़ेंगे बॉडी सेंटर, आएगा एंड सेंटर। ठीक है, चला जाओ बॉडी सेंटर, जिसको बीसीसी बोलते हैं, बीसीसी। ओके, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर क्या होगा? 8 कॉर्नर पे होगा, बीच में समूचा बॉडी में रहेगा। किस में रहेगा? अब बॉडी में रहेगा तो देखने से लग रहा है कि तुमको ये आइटम लग रहा होगा, टच नहीं कर रहा है। ये आइटम और ये आइटम और ये आइटम आपस में क्या कर रहा है? टच कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तीनों टच कर रहा है, तो बॉडी डायगोनल की जरूरत पड़ेगी। तो सोचो कि ये आइटम और ये आइटम आपस में टच कर रहा है करके, तो इसका एक आर आएगा, इसका 2 आर आएगा। अरे बोलो ना, इसका एक आर, इसका 2 आर, और इसका एक आर, क्या आर हुआ? 4 आर। और बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना जानते हो? √3 × साइड अभी पढ़े थे, तो √3 × साइड = 4r कर दोगे। समझ रहा है? तो पहले इसका एटम बताओ कितना होगा, टोटल एटम बताओ कितना होगा, टोटल एटम कितना होगा? पहले बताओ 8 कॉर्नर पे एटम है, अब एक बॉडी में है,
तो 8 कॉर्नर का कितना हो जाएगा 8 × 1/8 8 1 हो गया। 8 कॉर्नर का मिला के एक एटम, एक बॉडी में तो कितना, बॉडी में बोले समुच्चय कितना है तो 2 हो गया। टोटल कितना एटम होगा, तो बॉडी सेंटर में टोटल एटम कितना हो गया 2, Z की वैल्यू 2 हो गई। और इसका रूट कब बोले तीनों एटम आपस में टच कर रहा होता है, तो ये R इसका 2R है, बीच वाला 11। ये बॉडी डायगोनल, कौन डायगोनल है दिखाया समझाने के लिए, ठीक है। बॉडी में समुच्चय अंदर में देखो समुच्चय, तो ये हो गया तुमको 4R हो गया, अंदर में 4R है ना, 4R बराबर √3 इंटू बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना आता है √3 इंटू है, तो √3 इंटू इक्वल टू 4R। यहाँ से A को अकेला करो या R को अकेला कर लो, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, फिर इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इसका आता है 68%, कितना आता है, माने 68% ऑक्युपाइड है। सर कैसे कर दिया, 2 इंटू इतना 2 काहे गुणा किया, क्योंकि एटम कितना टोटल उसमें 2, तो 2 इंटू एक गोला का आयतन होता है 4/3 क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम, ओके। और एक क्यूब साइड पूरा क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है, भाग करके 100 से गुणा कर दो, गुणा करके 68% आया, क्लियर हो गया। ये इतना प्लेस भरा हुआ है, और कई बार पूछा हुआ है बीसीसी में, यानी बॉडी सेंटर में कितना परसेंट भरा होता है, तो वो लोग 68%, कितना खाली होता है 32%, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, कितना खाली हो जाएगा। हाँ, तो ये इसी को सॉल्व करके कितना आया था, यही वैल्यू आता है 0.68, कितना आता है बोलो 68, और आंसर परसेंट ऑक्युपाइड स्पेस है, अनऑक्युपाइड 32% है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 है, क्लियर हो गया। चलो बॉडी सेंटर होगा, अब आप चलते हैं फेस सेंटर का चीज बताओ। फेस सेंटर 8 कॉर्नर पे होगा ही होगा, 6 फेस पे होगा, इधर इधर चारों दीवारों के ऊपर नीचे, ओके। अब फेस वाला का कंट्रीब्यूशन कितना बोले थे, आधा, आधा अंदर आधा बाहर, ठीक है। चलो आधा तो 2, 8 कॉर्नर पे है तो एक आएगा, और 6 को फेस है, 1/2 हिस्सा होता है, तो 3 है, 3 1 4 4 आइटम हो जाएगा, नहीं फेस वाले की वजह से 3 आइटम हो जाएगा, 6 को आधा का हिस्सा अंदर है, और टोटल इसमें आइटम कितना हो गया 4, तो Z = FCC में टोटल आइटम होता है 4, टोटल आइटम नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल 4 रैंक, ओके। अब इसमें बताओ, इसमें जो टच करता सुना, क्योंकि फेस पर है आइटम कहाँ पर है, तो ये तीनों आपस में टच कर रहा होता है, ये तो बोले थे ये फेस डायगोनल होता है, क्या होता है, अरे बोले ये तीनों टच कर रहा होता है, तीनों टच दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे तीनों, तो इसको बोले फेस डायगोनल, फेस डायगोनल क्या होता है √2 इंटू है, तो 4R बराबर √2 है, वहाँ बॉडी डायगोनल था बॉडी में, यहाँ पर फेस डायगोनल, तो √2 = 4R, यहाँ से A = हो जाएगा 4/√2, √2 का स्लाइस कर दोगे, मैंने 4 को लिख दो, 4 को ना ऐसे 4/√2 है ना, ऐसे पर में कर दो ऐसे करके, ऐसे √2 है ना, तो 4√2 और √2 2 हो जाएगा, 2 से कर दो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, तो ऐसा भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन है ये, मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स है। तो √2 R और R बराबर A/√2, ओके। ये रिलेशन रिश्ता हो गया A और R के बीच में, याद रखना भाई, A सिंपल क्यूबिक में A बराबर 2R, बॉडी डायगोनल में √3 4R = √3 है, कहीं बॉडी डायगोनल था, इसमें 4R = √2 है, बस इतना याद रखना, ठीक है, वहीं से अकेला कर लोगे, समझ में आ गया। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी देख लो, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुआ आइटम है, क्या हुआ आइटम है, 4 आइटम है, गोला का था ना, एक क्यूब, सबसे भाग करो आंसर आ जाएगा इतना 74%, सबसे ज्यादा इसमें, माने 74% इसमें भर जाता है, ठीक है, बात समझी, और 26% खाली रहता है, ओके, क्लियर हो गया अच्छा से। चलो पैकिंग फ्रैक्शन, इसी का वैल्यू मैंने लिखा 0.74, इसी को सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा 7 पॉइंट, पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज हो गया तुमको 74%, अनऑक्युपाइड 26%, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है, सब पढ़ लिया, तीन याद रखना, सिंपल क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक में यही हम लोग को क्यूबिक ही पढ़ना है, अभी आगे जाके क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना और कोई नहीं पढ़ना। क्यूबिक में 3 ही पॉसिबल है, पता ना 32 41 121, क्यूबिक में 3 ही यूनिट सेल पॉसिबल है, कौन कौन बताओ, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर FCC। सिंपल क्यूबिक में सर खाली कॉर्नर पे होता है, उसका Z का वैल्यू 1 होता है, उसका रेडियस रिलेशन A बराबर 2R होता है, उसका पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है। फिर बॉडी सेंटर पर लिए BCC में Z की वैल्यू 2 होती है सर, उसका रूट का बॉडी डायगोनल तो 4R = √3 है, ओके, और उसका पैकिंग एफिशिएंसी उसका 68%, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन उसका 8 है, कितना है बॉडी में 8, और ये FCC में 8 कॉर्नर पे तो है ही है, 6 सब फेस पर है, सब 6 फेस पर है, ओके, तो टोटल आइटम 4 हो गया, 3 1 4, ओके। और उसके अलावा इसका पैकिंग रिलेशन जो हुआ, रेडियस रिलेशन, एज रिलेशन और रेडियस रिलेशन, वो हो गया बॉडी फेस डायगोनल होता है √2 × 4R, ओके, तो √2 = 4R, और उसके अलावा पैकिंग एफिशिएंसी 74%, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, अरे क्लियर है, यही चीज है, यही चीज याद रखना। एक होता है एंड सेंटर, जो नहीं बोल रहे थे कि इसमें ऑर्थोनोमिक में 4 होता है, ऑर्थोनोमिक कितना होता है, तो एंड सेंटर में क्या होगा, 8 कॉर्नर पे होता है, और सिर्फ कोई दो फेस पे होता है, अपोजिट फेस पे, कोई 2 अपोजिट, तो इसकी Z की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, ये कभी कभार पूछते हैं ऑर्थोनोमिक में, ठीक है, क्लियर। इसमें कोई हमको पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी पूछा, हम लोग 3 ही चीज का पूछना, सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक को ही पढ़ना है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और FCC, क्लियर हो गया, अरे क्लियर है। चलो इसे वो छोड़ो, क्वेश्चन से पूछा था, छोड़ो इसे वो छोड़ो, इसे बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो एक बार रिपीट करो, चलो जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना। चलो पहले सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर,
क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। चलो जेड की वैल्यू बोलो इसमें, बोलो जल्दी बोलो, बॉडी सेंटर बोलो, बोलो बॉडी सेंटर में। अरे कॉर्नर एटम पर इसका था केवल कॉर्नर, इसमें कॉर्नर और बॉडी में सब ऊंचा होता है, तो कॉर्नर पर लगा एक हो गया, एक कितना हो गया, दो। फिर फिफ्थ बोलो, अभी बताया था 4, क्योंकि 3 हो गया फेस की वजह से, एक हो गया जेड की वैल्यू। अब चलो यहाँ पर लिखते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन पहले रिलेशन लिखो, रिलेशन रेडियस रिलेशन, ओके। ए बराबर 2r, हाँ बॉडी डायगोनल, तो बॉडी क्या होता है √3 × 4r, ये या तो ऐसा हो जाएगा तुमको √2a बराबर 4r, याद हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी इसका 52.4% भरा हुआ है, बोलो। इसका 68%, बस ये इतना याद रखो, और इसका 74%। ओके समझ में आया। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका, इसका 6, इसका 8 है, इसका 12। बस ये याद रखो, एग्जाम में टेबल पूछा हुआ है, टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम खाली बताए नहीं, समझा भी दिए कि क्या चीज करना है। क्लियर हो गया, हाँ। तो ये टॉपिक आज कंप्लीट किया, इतना आज सब लिखना है पूरा को, स्टार्ट सीइंग से देखो, क्वेश्चन नहीं उतारना, ठीक है, खाली थ्योरी। कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से रुको, बोलो 1 2, उतारना है, हाँ 3, जाओ इसको घेर देता हूँ, मैंने याद रखने के लिए। इसको कैसे लिखोगे, अल्फा जो एंगल है वो ए के सामने ना, तो अल्फा बी और सी के बीच का है, बीटा बी के सामने, बी को छोड़ दो, ए और सी के बीच का, गामा सी के सामने, ए और बी के बीच का। क्लियर हो गया, ये याद करने का तरीका है। 4 5 6 7 8, इन्हें उतारना है, ठीक है। नौ 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 17 18 हो गया, 19, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लिखना, तुम्हारा काम है आगे, ठीक है। दैट्स ऑल। एक यह भी था 19 के बाद एंड सेंटर भी तो है, 20 एंड सेंटर भी है ना, हाँ ये कभी कभी हो गया। चलो।